चलिए बताइए, हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हैं? अनुच्छेद 32 हो गया था। चलिए अनुच्छेद 32 का थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना इसका। बताइए, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? 32 में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उपचार प्रदान किया जाता है, कितने प्रकार का उपचार दिया जाता है? 5। वो 5 कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक है, ये सारा चीज। हमको लग रहा है कि राज्य की परिभाषा वगैरह थोड़ा बचा था ना, आप लोग को कुछ आर्टिकल लिखाए थे, तो इसको और विस्तृत कर लेते हैं। इसको और विस्तृत कर लीजिए, लिखिएगा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा एवं विधि की परिभाषा। आर्टिकल मत ही लिखिए, इसको हटाइए। राज्य की परिभाषा एवं विधि की परिभाषा यहाँ लिख लीजिए। अनुच्छेद 12, 13। अभी इसी के बाद जो हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, ये तो एकदम पीक पॉइंट है। और जैसे मान लीजिए आप लोग नए आए हैं, तो नए में जो है ये थोड़ा अलग लगेगा। देखिए इसमें आप लोग देखेंगे कि जैसे बताया गया था कि राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे कि जो है इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताया गया है। और मौलिक अधिकारों को छीनने का डर जो है किससे है? राज्य से है। इसलिए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो राज्य की विधि की परिभाषा किया गया है, उसी से ही मौलिक अधिकारों को छीनने का डर होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। आपको हमने बताया था कल ही, जो है इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, नौकरशाही, नगर निगम जैसी संस्थाएं जो होती हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। लेकिन अगर हम लोग विधि की परिभाषा की बात करते हैं, तो संसद के अधिनियमों द्वारा बनाया गया जो कानून होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जब किसी विधेयक को पारित किया जाता है और किसी विधेयक के द्वारा कोई नियम, कानून, आदेश वगैरह बनाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विधि। अब जैसे संसद ने क्या किया, संसद ने जो है अगर विधि का निर्माण कर दिया और ये विधि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसका? मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है, तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत कहां जाएगा? अनुच्छेद 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति को उपचार देने के लिए क्या करेगा? उपचार देने के लिए क्या करेगा? रिट जारी करेगा। और ऐसी दशाओं में इनकी जो है, जो ये कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इनका जांच पड़ताल किया जाएगा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि का। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच पड़ताल की जाती है और यहाँ पर विधि असंगत पाया जाता है, मतलब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होता है, तो ऐसी दशाओं में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन करके इसे क्या करता है? विधि शून्य घोषित कर देता है या समाप्त घोषित कर देता है। ठीक है, तो आगे आप लोग लिख लीजिए, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, हाँ हेडिंग इसको डाल लीजिए, फिर उसके अंतर्गत थोड़ा लिखा देते हैं। वैसे यहाँ से प्रश्न ये चीज पूछा नहीं गया, जो आप लोग को लिखाया गया इसके पहले वहां से प्रश्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ से कभी प्रश्न नहीं बना हुआ है, लेकिन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है।
राज्य की परिभाषा बताई गई है। अतः मौलिक अधिकार, अतः मौलिक अधिकार, अतः मौलिक अधिकार, अतः मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अतः मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अतः मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इसलिए मौलिक अधिकारों को छीनने का डर राज्य से है। इसलिए मौलिक अधिकारों को छीनने का डर राज्य से है। इसलिए मौलिक अधिकारों को छीनने का डर राज्य से है। राज्य ब्रैकेट में विधि लिख लीजिएगा। राज्य ब्रैकेट में विधि मतलब इनके कानून से है, विधि से। फिर आगे नई लाइन से लिखिएगा। राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, 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 नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम इत्यादि संस्थाएं, इत्यादि संस्थाएं, नगर निगम इत्यादि संस्थाएं, इत्यादि संस्थाएं राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इत्यादि संस्थाएं राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आज अंजलि और आंचल कहाँ गायब हो गए? आंचल घर गई है? अच्छा, आगे फिर जो लिखिएगा। संसद, नई लाइन से लिखिएगा। संसद विधि का प्रयोग करके, संसद विधि का प्रयोग करके, विधि का प्रयोग करके नियम, अधिनियम एवं आदेश, नियम, अधिनियम एवं आदेश, नियम, अधिनियम एवं आदेश का निर्माण कर सकती है, का निर्माण कर सकती है, का निर्माण कर सकती है। का निर्माण कर सकती है। ठीक है। अतः संसद, अतः संसद विधि का प्रयोग करके, विधि का प्रयोग करके, विधि का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। कर सकती है। लेकिन, लेकिन, लेकिन न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा कानून को,
कानून को असंगत 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 पाए जाने पर असंगत पाए जाने पर असंगत पाए जाने पर इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके इसे विधि शून्य घोषित कर सकता है, इसे विधि शून्य घोषित कर सकता है। विधि शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, ये चीज हुआ। अब उसके बाद जो है आप लोग ये लिखिएगा कि मौलिक अधिकार किसे प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे लिखिएगा हेडिंग के तौर पर, मौलिक अधिकार किसे प्राप्त हो सकते हैं। मौलिक अधिकार किसे प्राप्त हो सकते हैं। इसको ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। सभी नागरिकों को, मतलब जो है भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें जो है विदेशी व्यक्ति, जो विदेशी व्यक्ति होगा उसे जो है अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 20 से लेकर 28 तक, कहां तक, 28 तक जो है, यहां तक एक विदेशी व्यक्ति को, मतलब कानूनी समानता का अधिकार भी उसको प्राप्त होगा, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण भी उसको अधिकार प्राप्त होगा, और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता भी उसको शामिल होगा, और फिर 22 में मनमानी गिरफ्तारी पर रोक भी उस पर, बालाश्रम हो गया, और फिर उसके बाद धार्मिक का जो अधिकार है वो भी उसको अधिकार होगा। देखिए आप लोग अगर इसको व्यक्तिगत व्यवहारिक तौर पर देखेंगे, देखिए बहुत सारे लोग जो है विदेशी व्यक्ति भारत में, जैसे रूस के लोग देखिए मंदिरों में रहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग आकर भारत में जो है रहने लगते हैं, और जब एक लंबे समय के बाद जो है भारत के आचार विचार रहन सहन चीजों को अपना लेते हैं तो उनको एक समय के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। एक चीज आप लोग को नागरिकता वाले टॉपिक में पढ़ा दिया गया है, कितने साल तक एक विदेशी व्यक्ति अगर भारत रहता है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। विदेशी व्यक्ति के संदर्भ में 12 साल, विदेशी अगर भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति है तब 7 साल ना, इसको लिखाया गया है। चलिए हो गया, नहीं होगा। चलिए आप लोग का नया टॉपिक जो है स्टार्ट होता है, नीति निर्देशक तत्व। हमको लगता है कि मौलिक अधिकार 20 से 28 तक, हमको लगता है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में पुनः चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार चर्चा कर दी आप लोग के। नहीं प्राप्त होगा उनको, विचारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगा, उनको अवसर की समानता नहीं दिया जाएगा, ना उनको छुआछूत जैसी चीजों को जो है ये सब कोई अधिकार नहीं। चलिए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाग 4
अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक, ठीक है। नया टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। इसी को डीपीएसपी भी कहा जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल सिंपल जो है 36 से 51, 36 से 51 तक। ये आपका नया टॉपिक है, इसको बढ़िया जो है नए पेज से लिखिए ना। चलिए इसको हम लोग अब समझते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखा जाएगा कि इसके अर्थ को देखेंगे। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है, तो नीति निर्देशक तत्व जो होता है, नीति निर्देशक, देखिए कोई नीति है और किसी चीज को निर्देश किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व जो होता है ये राज्य का कर्तव्य होता है। किसका? राज्य का ये कर्तव्य होता है, प्लस राज्य का ही मार्गदर्शन होता है। क्या होता है? मार्गदर्शन। क्यों होता है? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व मतलब ये कहा गया कि राज्य सरकार अपनी नीतियां बनाते समय इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर काम करेगा। अब प्रश्न उठता है भैया नीति निर्देशक तत्व और कौन से हैं? अब यहां पर आप देखेंगे जैसे ही कहा गया कि भाई राज्य के ये कर्तव्य होते हैं, राज्य के मार्गदर्शन होते हैं, मतलब ये सूची जो है राज्य को ये प्रमोट करते हैं। फिर ये चीज कहा गया कि ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये सामाजिक है, सामाजिक प्लस आर्थिक है, सामाजिक प्लस आर्थिक है, न्याय की स्थापना करते हैं। और यही नीति निर्देशक तत्व देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये क्या है, न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या होता है, तो यहां पर जो है देखेंगे फिर नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर, मौलिक अधिकारों में अंतर। इसके अंतर को समझ लेते हैं। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे क्या कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये क्या है, ये न्याय योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार देखेंगे ये न्याय योग्य है। अगर कहने का मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति ना तो अनुच्छेद 32 के तहत और ना ही अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन अगर अगर मौलिक किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे कि इनकी भाषा जो है कैसी है, सकारात्मक है। मतलब सकारात्मक का मतलब क्या है, ये राज्य को कुछ कहने के लिए कहते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होता है ये राज्य को कुछ कहने के लिए कहते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार होता है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, ये राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। भाई अगर राज्य सरकार के द्वारा किसी कानून का निर्माण किया गया तो अगर कोई कानून निर्माण कर दिया गया तो अगर वो व्यक्तियों के हित में नहीं है तो व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा गया कि जो मौलिक अधिकार होगा ये जो है क्या है कि इसकी भाषा नकारात्मक होती है। इसको लिखते हुए चलिएगा, इसको मत उतारिए अभी, ऐसे ऐसे चर्चा थोड़ा थोड़ा करते करते लिखाते लिखाते पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। आगे जो है इसमें लिखिएगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग का पूछा गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड देश से लिया गया है। फिर आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नीति निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्य होते हैं। नीति निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्य होते हैं। नीति निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्य होते हैं। यही तत्व राज्य का मार्गदर्शन भी करते हैं। यही तत्व राज्य का मार्गदर्शन भी करते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा कानून निर्माण करते समय। ब्रैकेट में लिखिएगा कानून निर्माण करते समय। यही तत्व राज्य के मार्गदर्शन भी करते हैं। मार्गदर्शन भी करते हैं। ब्रैकेट में जो लिखिएगा कानून निर्माण करते समय, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्गदर्शन कर रहे हैं तो कब किया जा रहा है, जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है कोई कानून का निर्माण करता है तब। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है आप लोग का। नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। फिर आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। ये तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। अभी देखिए जैसे ये आप लोग को जो ऊपर लिखाया जा रहा है, अभी जब हम लोग सूची स्टार्ट करेंगे, जैसे अनुच्छेद 40 से लेकर या अनुच्छेद 38 से जब स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि अनुच्छेद 38 में जो है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 में सभी व्यक्तियों को जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 39 खा गा 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 हम लोग सब पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे सूची आएगा सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। फिर हेडिंग डालिएगा, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर। लिखिएगा, नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, अतः इसको लेकर नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, अतः इसे लेकर न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। अतः इसे लेकर न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, नहीं, ये जो है राज्य का एक प्रकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे फिर लिखिएगा, मौलिक अधिकार लिखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार
न्याय योग्य है, जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। अतः किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अतः किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अतः किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति 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 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, एवं 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों की भाषा सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्वों की भाषा सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्वों की भाषा सकारात्मक है, सकारात्मक है। अतः ये राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, अतः ये राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। कुछ करने के लिए कहते हैं। आगे फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जबकि मौलिक अधिकारों की भाषा नकारात्मक है, जबकि मौलिक अधिकारों की भाषा नकारात्मक है, नकारात्मक है। अतः मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। लिखिएगा, क्या हुआ अंकिता, छूट गया क्या? लिखिए लिखिए। मौलिक अधिकारों की भाषा नकारात्मक है, अतः ये मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अतः ये मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अर्थात राज्य को कुछ करने से मना करते हैं, अर्थात राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ। अब आगे जो है आप लोग हीडिंग डालिएगा, नीति निर्देशक तत्वों की सूची। नीति निर्देशक तत्वों की सूची।
नीति निर्देशक तत्वों की सूची। नीति निर्देशक तत्वों की सूची लिखिएगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखाएंगे, फिर आप लोग लिखिएगा पॉइंट वाइज। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 हेडिंग के तौर पर लिखिएगा, अनुच्छेद 38। देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिसके अंतर्गत सभी लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके। तो ये जो है कौन बनाएगा? सामाजिक प्लस आर्थिक, सामाजिक प्लस आर्थिक व्यवस्था कौन बनाएगा? ये राज्य बनाएगा। और ये जब राज्य ऐसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएगा तो इसी के अंतर्गत ताकि लोगों को जो है क्या हो सके, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय मिल सके। ठीक है, लिखिएगा। ये अनुच्छेद 38 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी लोगों को जिसमें सभी लोगों को जिसमें सभी लोगों को जिसमें सभी लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके, जिसमें सभी लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके। ठीक है, ये चीज हुआ। अब देखिए अगर इसको हम इसके और डीप में अगर जाने की बात करें, ये सारा चीज खैर आप लोग को बता दिया गया है, लेकिन खैर समझ लेते हैं। जैसे सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि समाज में सभी वर्गों को जो है सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी प्रदान करना ही क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय क्या होता है कि मतलब जो है आर्थिक क्षेत्र जो है, जैसे मान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात होगी, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, इन संसाधनों का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया जाए कि ताकि उसका किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक न्याय। अभी आर्थिक न्याय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 गा जो है, ये जमींदारी प्रथा उन्मूलन से ही संबंधित है। आगे जो लिखिएगा, अनुच्छेद 39
अच्छा, मौसम ऐसा हो गया ना, सुबह जुकाम रख लेता है और शाम को गर्मी। मतलब बहुत अजीब टाइप का इस समय मौसम चल रहा है। और गलती से आप कोई चीज ठंडा चीज ले लिए, जान लीजिए कि और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर। लिखिएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया भैया, इसमें जो है देखेंगे कहा गया कि अनुच्छेद 39 में राज्य सभी नागरिकों के लिए, किसके लिए, राज्य जो होगा ये सभी नागरिकों, राज्य सभी नागरिकों के लिए, आज बोर्ड कहीं कट जा रहा है, सब सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। अब देखिए निःशुल्क कानून सहायता का मतलब देखिए इसको हम लोग भी समझते हुए चलते हैं। जैसे आप लोग समाज में देखेंगे, जब आप लोग को इसको भी हम बता चुके हैं, अगर समाज में जो है कोई प्रभावशाली व्यक्ति है और किसी गरीब व्यक्ति को अगर पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, किसी प्रकार का मतलब गलत व्यवहार किया जा रहा है, या मारा जाता है, पीटा जाता है, कुछ किया जाता है, तो ऐसी दशाओं में क्या होता है, उस पीड़िता की तरफ से देखिए सरकार की तरफ से क्या होता है कि एक वकील जो है हायर होता है, अगर मुकदमा हो गया। यहाँ तक कि आप लोग को हम जो निर्भया कांड जैसी चीजों का भी उदाहरण दिए थे, ठीक है, कि मतलब जो पीड़िता होगा, जो गरीब व्यक्ति होगा, हमारा संविधान कहता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके पास अगर पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है और उसको किसी व्यक्ति ने प्रताड़ित करके रखा है, तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब जो है सरकार उनकी तरफ से जो लड़ाई लड़ती है। आप बहुत सारे केसेस को देखेंगे कि एक सरकारी वकील होता है और जो परेशान करने वाला व्यक्ति होता है प्राइवेट वकील देखिए वो करता है ना। या मान लीजिए कि जैसे संस्था में किसी की पेपर में कोई मिस्टेक हो गया, आयोग में मान लेते हैं, जैसे हम अपने लोग अपनी ही बात करेंगे, तो हम लोग मान लीजिए कि आयोग के खिलाफ जाएंगे तो एक मिनट रुक जाइए, घर से फोन आ रहा है।
चलिए अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में जो है इसमें आप लोग देखेंगे तो हमने इसमें कहा कि राज्य सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 39 का में प्रावधान किया गया, 39 का में जो है ये प्रावधान किया गया था और 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अभी कुछ मत लिखिएगा, अभी लिखाएंगे सारा चीज। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 39 खा में देखेंगे, 39 खा, इसके अंतर्गत देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, राज्य भौतिक संसाधनों का, राज्य भौतिक संसाधनों मतलब जमीन जायदाद का, जो प्राकृतिक चीजें हैं, राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। कुछ हाथों का मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक प्रदत्त है उसको 1, 2, 10% लोगों में नहीं दिया जाएगा, बल्कि संपूर्ण समाज में उसको समान रूप से वितरित किया जाएगा। ये हमारा संविधान कहता है। जबकि अनुच्छेद 39 जो है गा जो कहता है, ये कहता है कि भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। राज्य जो होगा वो भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। अब भौतिक संसाधन का मतलब क्या होता है, वही जो प्रकृति प्रदत्त हो, पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, तमाम जो पहलू आते हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, भौतिक या प्राकृतिक के अंतर्गत आएंगे। तो ये न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 40 में घा में देखा जाएगा, 39 घा, 39 घा ये कहता है कि जो है राज्य में महिलाओं और पुरुषों के लिए, जैसे राज्य में जो महिलाएं और पुरुष जो कार्यशील हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष है उनको ज्यादा वेतन दिया जाएगा, वो महिला है तो उनको कम वेतन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन देने का जो है प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये तो समान वेतन की बात हो गया। फिर उसके बाद अनुच्छेद जो है हम लोग सीधे किसमें आ जाएंगे, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में कहा गया है पंचायतों के गठन की बात किया गया है, पंचायतों के गठन की बात किया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 41 में देखेंगे, अनुच्छेद 41 राज्य बेकारी, बीमारी एवं बुढ़ापे की स्थिति में जो है क्या करेगा, मदद करेगा या सहायता मुहैया कराएगा। जैसे आप लोग का हो गया बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया ना, ये सारे सिचुएशन पे क्या होगा कि राज्य ये आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब बेकारी, बीमारी और वृद्धा की अवस्था में जो है लोग सहायता उपलब्ध कराना, ये प्रावधान अनुच्छेद 41 में किया गया है। अनुच्छेद जो है 42 में देखेंगे, 42 में देखा जाएगा तो राज्य जो है काम की मानोचित दशा प्रवाहित कराएगा। काम की मानोचित दशा मतलब जैसे मातृत्व, अवकाश, अगर कोई महिला प्रसव पीड़ित है ऐसी सिचुएशन में तो उनको जो है यहाँ पर ये क्या होगा, तो उनको छुट्टी जो है मिल जाएगा। इसलिए इसका सबसे अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण जो माना जाता है मातृत्व अवकाश को माना जाता है। और फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 42 के बाद अनुच्छेद 43 में देखा जाएगा तो इसमें जो है कुटीर उद्योगों के विकास की बात किया गया है, कुटीर उद्योग के विकास की बात किया गया है। और 43 का में अगर देखेंगे अनुच्छेद 43 का, तो जो कुटीर उद्योग होगा उसमें कर्मचारियों की भागीदारी देने की बात किया गया है कि जो कर्मचारी होंगे मतलब कह सकते हैं कि उद्योगों में प्रजातंत्र लागू करने की बात की जा रही है। आप अनुच्छेद 44 में देखेंगे समान आचरण की बात किया जा रहा है या समान आचार्य संहिता की बात कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि सभी के लिए समान आचरण होंगे, ना कोई हिंदू प्रश्न ला होगा ना कोई मुस्लिम प्रश्न ला होगा, सभी के लिए जो है नियम कानून जो होगा इक्वल होगा, समान होगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 45 में आप लोग देखेंगे, अनुच्छेद 45 हमारा क्या कहता है कि 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया और संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसीलिए देखिए जो 21 का जोड़ा गया अनुच्छेद 45 को ये नीति निर्देशक तत्वों की सूची से बाहर करके मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है, ठीक है।
आप अनुच्छेद 46 में देखेंगे, इसमें एससी एसटी के उत्थान की बात किया गया है कि भारतीय समाज में जो है एससी को और एसटी को कैसे उनका उत्थान किया जाए। अनुच्छेद 47 में देखेंगे काम ये मानव जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मतलब राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे मानव के जीवन स्तर में वृद्धि हो, मतलब उनका स्वस्थ और सभ्य जीवन हो। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? शराबबंदी को लागू करना। क्या है? शराबबंदी को लागू करना। कोई कोई अभी कॉल कर रहा था क्लास का ही क्या? नंबर हमको कुछ लोग का पता नहीं था, तो पॉलिटिकल साइंस टेस्ट 2 से हम सेव कर लिए थे। अब पता नहीं किसका है, देखते हैं अभी। नहीं, उन लोग का नंबर तो आप लोग का सेव है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47। तो इसमें हमने क्या कहा, जैसे शराबबंदी, अगर समाज से जो है शराबबंदी लागू होता है, मतलब बंदी होता है, ऐसी दशाओं में मानव का जीवन स्तर में क्या होगा? वृद्धि होगा, क्योंकि शराब को अगर देखा जाएगा ये मानव का कहीं ना कहीं जो है शारीरिक और मानसिक और आर्थिक प्रकार से ये क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हमारे संविधान में भी ये सारी चीज प्रावधान किया गया। अब देखिए, अब जैसे ये संविधान में हमारे कहा गया कि यहाँ शराबबंदी को लागू करना या मानव जीवन स्तर को ऊपर उठाना, अगर यहाँ पर हम लोग सरकार की बात करें, इसकी व्यवहारिकता को बात करें, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा सरकार ने क्या जो ये सूची दिया गया अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, क्या सरकार ने इसका पालन किया है? अगर किया है तो संवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है, अगर नहीं किया गया है तो जान लीजिए कि संवैधानिक तौर तरीकों पर वो काम नहीं किया गया है। वो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, सारी जगह ये चीज जो है फॉलो वहां पे होगा। उसके बाद जैसे देखा जाएगा आपका जो है 45 47 हो गया, 48 हो गया। 48 में देखेंगे क्या है, अनुच्छेद 48 कृषि का वैज्ञानिक ढंग से गठन की बात किया गया है। अब जैसे कृषि का वैज्ञानिक ढंग से गठन कैसे होगा, जैसे उसका क्या होगा, कंप्यूटरीकरण द्वारा बढ़िया उसका संतुलीकरण करना, या चकबंदी करवाना कि भाई जहां आपका 10-10 बिस्सा 15-15 बिस्सा खेत है, उसको क्या कर दिया जाए, चकबंदी के माध्यम से इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि जहां आप एक जगह बोरिंग के माध्यम से एक जगह आप 10 बीघे को एक इकट्ठा सिंचाई कर सके। नहीं तो आपका अगर 15-15 बिस्सा आप 10 जगह बोरिंग कराएंगे, आर्थिक खर्चा लगेगा, पानी का मिसयूज होगा ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन 48 का में देखा जाएगा क्या है, उसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात किया गया है। 49 में देखा जाएगा प्राकृतिक स्मारकों की बात किया गया है, उसके संरक्षण की बात किया गया है। जैसे मान लेते हैं आपका आगरा का ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, अकबर का किला हो गया, या कोई मंदिर हो गया, या कोई मस्जिद हो गया, मतलब जो भी हो जो प्राकृतिक धरोहर के रूप में व्याप्त हैं, जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनको संरक्षण रखने की बात अनुच्छेद 49 में किया गया है। अनुच्छेद हमारा 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात किया गया। कभी भी न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ रहकर कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51 आपका अंतरराष्ट्रीय संधि पर समझौते की बात किया गया है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद होता है तो उसके लिए समस्या का जो समाधान खोजा जाएगा वो बैठकर उसका शांत तरीके से खोजा जाएगा। चलिए लिखिएगा। अनुच्छेद 39 ना, लिखिएगा, राज्य सभी नागरिकों के लिए राज्य सभी नागरिकों के लिए डैश डैश आगे लिखेगा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा।
निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आगे जो है लिखिएगा, इसके आगे लिख लीजिएगा अनुच्छेद 43 का, इसी के आगे जो आप लोग लिखे हैं अनुच्छेद 43 का, नहीं 39 का, सॉरी 39 का 42वां संशोधन, 39 का 42वां संशोधन, 42वां संशोधन, मतलब ये चीज जो है जोड़ा गया था 39 का जो था, ये आपका जो किसके अंतर्गत जोड़ा गया था, 42वें संशोधन द्वारा। आगे फिर लिखिएगा अनुच्छेद 39 खा के तहत, अनुच्छेद आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ हाँ बस इतना है। ये कहने का मतलब ये था कि जो निःशुल्क कानूनी सहायता ये ऐड किया गया है, ये 39 का के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया, इसीलिए डैश करके उसको लिखाया गया है। आप लोग अगर ये प्रश्न पूछ लेता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत। फिर आगे जो लिखिएगा अनुच्छेद 39 खा के अंतर्गत, अनुच्छेद 39 खा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का, राज्य भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों के आगे लिखिएगा जमीन, राज्य भौतिक संसाधनों का, संसाधनों के आगे ब्रैकेट में जमीन लिखिएगा, राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा, राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा, कुछ हाथों में नहीं होने देगा। कुछ हाथों में नहीं होने देगा। फिर आगे जो है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिएगा अनुच्छेद 39 गा, अनुच्छेद 39 गा अनुच्छेद 39 गा इसमें जो है लिखिएगा इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत लिखिएगा उसी के आगे अनुच्छेद 39 गा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा, राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। मतलब किसी के साथ अन्याय वहां नहीं होगा, भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। ठीक है, ये चीज हुआ। आगे जो है लिखिएगा, आगे लिखिएगा नई लाइन से
इस प्रकार अनुच्छेद 39 खा और गा, इस प्रकार अनुच्छेद, इस प्रकार अनुच्छेद 39 खा और गा, खा और गा, खा और गा जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, ये चीज हुआ। जब घर वर पे ऐसा कुछ हो जाता है ना तो वहाँ माइंड थोड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हम वो हैं, लेकिन फिर ये महसूस होता है काश हम वहां पे होते ना, फिर ये फील होता है कि जो समस्या है उसका निस्तारण हम कर दे अपने स्तर पे, अलग ही मजा रहता है। फिर देखते कि भाई ये कौन कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है। वही कथन नहीं है कि राजनीति करते नहीं है, पढ़ाते हैं। इसलिए जो भैया राजनीति कर रहे हैं वो लोग आकर हमसे राजनीति जरूर सीख सकते हैं, वही कहावत है। तो ये घरेलू स्तर की साला बड़े घटिया मानसिकता के लोग होते हैं। लिखिएगा आगे, अनुच्छेद 39 खा और गा जो है जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है ना। फिर आगे जो लिखिएगा, अनुच्छेद 39 घा, नया पॉइंट लिखिएगा नई लाइन से, अनुच्छेद 39 घा, घा, अनुच्छेद 39 घा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। राज्य पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, राज्य पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। फिर आगे जो है लिखिएगा, अनुच्छेद 39 अंगा आएगा, 39 जो भी हो लिख लीजिए। अंगा, इसके अंतर्गत लिखिएगा, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 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 महिलाओं एवं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए महिलाओं एवं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए
बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराएगा, बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराएगा। बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराएगा। इसमें जो प्रश्न जो ऐसा पूछा गया आप लोग का कि राज्य जो है बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराएगा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? हाँ, तो इसी में प्रावधान किया गया है? नहीं तो ऐसे पूछा गया है ना, इसीलिए इसको लिखाया गया है। जैसे आप लोग का जो आर्टिकल पूछा गया, जब आप लोग पीवाई को लगाएंगे, जो आप लोग को घटना चक्र हम बताए हुए हैं, आप लोग जब सॉल्व करेंगे जो पूछा गया है, चाहे पीसीएस हो गया, चाहे आपका टीजीटी या पीजीटी जो भी हो, आप लोग जाकर देखेंगे सेम इसी पैटर्न पे पूछा गया है। अब पता चले हम यहाँ पर ABCD लिखवा दें और वहां पर जो है अलग चीज दिखे, तो मतलब उसी पैटर्न पे लिखाया जाता है जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछा गया है। हाँ हाँ, तो इंग्लिश वाले में फिर छोटा बड़ा थोड़ी वहां पे पढ़ाया जाएगा, वो तो CBSE बोर्ड के लिए हो जाएगा ना ABCD। आगे जो लिखिएगा, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन, पंचायतों के गठन पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये चीज होगा। अनुच्छेद 41 लिखिएगा, अनुच्छेद 41 जान लीजिए, सारा आर्टिकल पूछा हुआ है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो लिखाया गया है प्लस ये, या नागरिकता के संदर्भ में जो लिखाया गया है, या आप लोग का भाग 1 जो आयोग लिखाया गया है तमाम, और राज्यों का जो गठन लिखाया गया है, ये जान लीजिए कि पूरा एकदम धड़ल्ले से प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। आगे जो लिखिएगा इसमें, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत राज्य, के अंतर्गत राज्य बेकारी बीमारी, बेकारी बीमारी, बेकारी बीमारी एवं बुढ़ापे की दशा में, एवं बुढ़ापे की दशा में, बेकारी बीमारी एवं बुढ़ापे की दशा में लोक लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा अंकित? हैं? ठीक है, लोक सहायता जैसे लिखिएगा, जैसे, जैसे बेरोजगारी भत्ता, हाँ इसी के अंतर्गत लिखिएगा, जैसे बेरोजगारी भत्ता। देखिए श्रम कार्ड बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था ना, एक प्रकार के वही जान लीजिए श्रम कार्ड। बेरोजगारी भत्ता, फिर आगे जो लिखेगा वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन इत्यादि। राशन कार्ड इसके अंतर्गत नहीं है। कहा जा रहा है बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे की दशा में ना, तो बेरोजगारी मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, जो बीमार व्यक्ति है उनको आयुष्मान कार्ड के तहत मिल जाएगा, और प्लस जो है जो बीमार हो गए, बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन मिल गया, सब तो मिल गया है। अरे मतलब ये संविधान हमारा प्रावधान करता है ना, तो
इसलिए ऊपर ये लिखाया गया आप लोग को। हमने कहा जब सूची आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का 36 से लेकर 51 तक ये सूची है। इसलिए हमने कहा नीति निर्देशक तत्व जो होता है ये राज्य के कर्तव्य होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं। ये जो निर्देशक होते हैं मतलब जो संविधान में ये सूचियां दिया गया है, सरकार इसको लागू करती है या नहीं करती है वो उसके मन मर्जी पर डिपेंड करता है। कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बाध्यकारिता नहीं है वहां पे। अरे तो आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, देखेंगे। अभी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पंचायतों को लागू नहीं किया गया है भारत में। तो ऐसा नहीं है, ये मतलब जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सकते हैं इसको, तो ये प्रावधान किया गया है। अब जैसे मान लेते हैं बिहार में देखिए शराबबंदी लागू है या गुजरात में शराबबंदी लागू है, तो ये जो है अनुच्छेद 47 का प्रयोग वहां किया गया, मानव जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात किया गया है, तो वो उसको वहां पे सेट किया गया। आगे जो लिखिएगा अनुच्छेद 42 लिखिएगा। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत अनुच्छेद 42 के अंतर्गत राज्य काम की मानोचित दशा उपलब्ध कराएगा। राज्य काम की मानोचित दशा उपलब्ध कराएगा। हाँ, काम की मानोचित दशा उपलब्ध कराएगा। राज्य काम की मानोचित दशा उपलब्ध कराएगा। फिर अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लिखिएगा। अनुच्छेद 43 जैसे लिख लीजिए, हाँ इसके अंतर्गत उदाहरण लिख लीजिए। काम की मानोचित दशा उपलब्ध कराएगा ना, जैसे मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश। ठीक है, अब आ गया आपको। फिर आगे जो है लिखिएगा अनुच्छेद 43 राज्य उद्योगों का विकास करेगा। अनुच्छेद 43 से राज्य उद्योगों का विकास करेगा। राज्य उद्योगों का विकास करेगा। फिर जो है अनुच्छेद 43 खा, अनुच्छेद 43 खा लिखिएगा। अनुच्छेद 43 का लिखिएगा। अनुच्छेद 43 का फार काका वाला का। आगे जो लिखिएगा राज्य उद्योगों में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। राज्य उद्योगों में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, सुनिश्चित करेगा। फिर आगे जो लिखिएगा अनुच्छेद 44। देखिए जो अनुच्छेद 43 का हुआ ये सब जोड़ा गया है, ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
इसको लास्ट में हम लिखा देंगे। सब 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 जितना का जोड़ा गया है, मतलब जो उप आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, सब। अनुच्छेद 44 लिखिएगा। अनुच्छेद 44 में सामान आचार संहिता की बात की गई है। सामान आचार संहिता, सामान आचार संहिता। अर्थात 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 सभी के लिए, सभी धर्मावलंबी के लिए, ऐसा लिखिएगा। अर्थात सभी धर्मावलंबी के लिए, अर्थात सभी धर्मावलंबी के लिए, जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, अर्थात सभी धर्मावलंबी के लिए समान आचरण होगा, समान आचरण होगा। ना कोई हिंदू प्रश्न ला होगा, ना कोई हिंदू प्रश्न ला होगा, और ना कोई मुस्लिम प्रश्न ला होगा। ना कोई हिंदू प्रश्न ला होगा, ना कोई हिंदू प्रश्न ला होगा, ना कोई मुस्लिम प्रश्न ला होगा। ना कोई हिंदू प्रश्न ला होगा, ना कोई मुस्लिम प्रश्न ला होगा। ठीक है, ये चीज हुआ। आगे फिर जो है आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये जान लीजिए कि आप लोग का ये जो आर्टिकल लिखाया जा रहा है, ये सारा चीज आप लोग को रटा होना चाहिए। खैर इसका रिवीजन तुम 2-3 बार 4 बार क्लास में करवा देंगे, या जितने आर्टिकल हैं जब टेस्ट होगा तब भी उसको करवा दिया जाएगा, या कल आप लोग फिर इसको पढ़कर आइएगा, इसका PYQ बनाकर हम पूछ लेंगे, फिर टेस्ट में एक बार टेस्ट करा देंगे। ठीक है, और टेस्ट होने के बाद फिर उसका एक बार जब पूरा शुरू से भाग 1 से लेकर ही कभी टाइम मिल जाएगा, 1 से लेकर भाग 4 तक पूरा रिवीजन करवा देंगे लेक्चर के माध्यम से। तो ऐसे ऐसे मतलब सिलेबस हम लोग का खत्म होने तक जो है क्लास में आप लोग को 4-6 बार ही हम खुद प्रक्रिया से गुजार देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत लिखिएगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत तीन क्वेश्चन। ठीक, नहीं प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है ना। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता, नहीं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। अतः इसके लिए, अतः इसके लिए, अतः इसके लिए 86वां संविधान संशोधन करके
अतः इसके लिए 86वां संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर छियासीवां संविधान संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आगे जो लिखिएगा, अर्थात यह अनुच्छेद अब नीति निर्देशक तत्वों की सूची से बाहर हो गया है। अर्थात ये अनुच्छेद का मतलब जो 45 है, नीति निर्देशक तत्वों की सूची से बाहर हो गया है, क्योंकि इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया ना, इसीलिए जो है इसको बाहर कर दिया गया नीति निर्देशक तत्वों की सूची से। अर्थात ये अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों की सूची से बाहर कर दिया गया। आगे जो लिखिएगा, आगे जो लिखिएगा, अनुच्छेद जो है लिखिएगा 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, इसमें लिखिएगा एससी एसटी के उत्थान की बात की गई है। एससी एसटी के उत्थान की बात की गई है। एससी एसटी के उत्थान की बात की गई है। एससी एसटी के उत्थान मतलब जो है राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करे ताकि समाज में जो एससी एसटी के लोग व्याप्त हैं, गरीबी की दशा से, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कमजोर हैं, ठीक है, तो ऐसी दशाओं में इनको कैसे जो है इनका उत्थान किया जाए, उनके लिए अलग से जो है कल्याणकारी योजनाएं का संचालन किया जा सकता है। फिर आगे जो लिखिएगा, बस रुक जाइए, थोड़ा सा और लिख लेते हैं ना। पढ़ाई में चोरी नहीं करना चाहिए। बताइए, हमको चोरी करके भागना चाहिए, आप लोग जो है चोरी करते हैं? अरे 1.5 घंटा 2 घंटा क्या है, बढ़िया कूलर लगा हुआ है, अच्छा खासा पंखा लगा हुआ है, हैं? कौन? अंकिता? अभी ये मत कहिएगा भूख लगा है सुबह चले आते हैं, हम भी नहीं खा के आते हैं। 12 बजे जो है 1 बजे खाना खाया जाता है ना, हैं? गर्मी में वैसे भी कहाँ बहुत। लिखिएगा, बहुत चोरी करते हो पढ़ाई। लिखिएगा, अनुच्छेद जो है कितना हो गया 46, एससी एसटी के उत्थान की बात की गई। लिखिएगा अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 लिखिएगा, राज्य मानव जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। राज्य मानव जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। राज्य मानव जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। जैसे शराबबंदी लागू करना,
जैसे शराबबंदी लागू करना। फिर आगे जो लिखिएगा अनुच्छेद 48। आज पढ़े रहेंगे, कल अच्छे से रिवीजन करवा देंगे ना। रूम पर से उतना फिर पढ़कर आ जाएंगे आप लोग, रिवीजन करवा देंगे, बढ़िया तैयारी हो जाएगा। अब पता चले इतना सा टॉपिक है, फिर 2 दिन 4 दिन खिंचाया जाए, क्या मतलब है। ये सब टॉपिक एक दिन में, बहुत ज़्यादा 2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग को जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, संसद वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक आपका बड़ा है। उसमें हम जो है राज्य की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, महाधिवक्ता को पढ़ेंगे, महान्यायवादी को पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक को उसमें खत्म करना है। केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ना है, उसी में पंचायत को पढ़ना है, नगर पालिका को पढ़ना है, अनुसूचित जाति जनजाति को पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध को पढ़ना है, प्रशासनिक वित्तीय ये सारे संबंध को पढ़ना है। तो टॉपिक छोटा नहीं है ना। तब अनुच्छेद 48 लिखिएगा। राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। ठीक है।